नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। मेरे साथ मेरे स्टूडियो में आज खास मेहमान समाज सेवी सुनील ढेड़ा जी, शवापुर वाले। मैं पहले सब आपको सैनिटाइज करा देता हूं, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें सबका सैनिटाइज होना बहुत जरूरी है। मैं भी आज हम बात करने वाले हैं सोनिया विहार की एरिया में किस तरह से समाज सेवी लोग जो काम कर रहे हैं, उसमें सुनील जी की कितनी बड़ी भागीदारी है, इन्होंने क्या क्या काम किए, इसके बारे में हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए। आप बताएं कि किस तरह से आप कब से और इस समाज सेवी काम से कब से जुड़े हुए हैं और किस तरह से कर रहे हैं। देखिए, मैं इस काम से लगभग मुझे लग रहा है कि 2007 के आसपास से सभापुर गांव में एक RWO का निर्माण किया था और उसको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसमें सबसे कम उम्र का एक मेंबर मैं ही था और आज तक सक्रिय हूँ। और उसी के जब शुरू किया RWO के माध्यम से, तो फिर हमने विकास कार्यों पर जगह जगह ध्यान जाता रहा कि यहाँ पर क्षेत्र में ये गलत हो रहा है, ये इस पे काम करना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। इस माध्यम से फिर मैंने अपने काम सोशल कार्य शुरू किए। कितनी उम्र में आपने काम शुरू कर दिया था, सोशल काम के लिए सोचना और काम करना शुरू कर दिया था? सोचना और तो शुरू लगभग ये कह सकते हैं, जब पढ़ाई जब हम लोग कर रहे थे तो पढ़ाई के दौरान ही ऐसी बहुत सी चीज़ों पर ध्यान जाता था कि क्षेत्र में ये होना चाहिए, इस चीज़ की कमी है, या समाज के लिए या लोगों के लिए रहन सहन के लिए मूलभूत सुविधाओं के लिए जरूरतें महसूस होने लगी थी। पर चूंकि जब पढ़ाई थी और इतने सक्रिय नहीं थे, उसके बाद लगभग 2005 के बाद कुछ संगठन और इस तरह के सोसाइटी में जुड़ने का इच्छा करने लगी और उसके बाद 2007 में हमने सभापुर गांव की RWO का सर्वप्रथम जो गठन किया, तब से हमने काम शुरू किया। अब तक आपने जो करावलनगर विधानसभा में जो आपने एक्टिविटी दिखाई और जो काम समाज के लिए किए, उनमें से क्या महत्वपूर्ण कार्य रहे? महत्वपूर्ण कार्य तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो सभापुर गांव में एक लाल डोरा का गांव है और वहां पर लगभग 2007 और 2006 के आसपास ही जल बोर्ड ने पानी की लाइन डाल दी थी और लाइन डालने के बाद वो कई सालों तक ऐसे ही पड़ी रही थी और हम गांव के लोग यूं इंतजार करते रहे कि पानी आएगा, पीने का पानी अच्छा आएगा, हम लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, पर वो वर्षों तक यूं ही पड़ी रही। उसके बाद कुछ करने का मन जब, क्योंकि RWO बना ली थी, तो अधिकारियों के टच में गए, कुछ नेताओं के टच में गए, उनसे अपील की कि पानी की लाइन चालू कराई जाए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा था। अधिकारियों से बात करते थे तो अधिकारी कहते थे कि आप लोग डेवलपमेंट चार्ज जमा कराएं। नेताओं के पास गए तो नेताओं में जयप्रकाश अग्रवाल जी हमारे उस समय के वर्तमान के सांसद रहते थे, उनसे कहा, उन्होंने अधिकारियों से बात की और अधिकारियों ने कहा कि ठीक है। नेताओं से कहते थे कि भेज दीजिए, हम कर देंगे काम। लेकिन जब मैं अधिकारियों जाकर के मिला, जयप्रकाश अग्रवाल जी का सहयोग रहा, उनका जाकर के रेफरेंस देकर मैं मिला, तो उन लोगों ने बताया कि आप लोग डेवलपमेंट चार्ज जमा कराए और पानी आपको मिल जाएगा। तो मैंने उन लोगों को कहा कि डेवलपमेंट चार्ज तो सर लाल डोरा का गांव है, तो लाल डोरा में तो कोई भी डेवलपमेंट चार्ज लगते नहीं है। अधिकारियों ने बरगलाने का काम किया, उन्होंने कहा नहीं, वो योजनाएं खत्म हो गई हैं। लेकिन उस फाइल को लेकर के मैं 8 महीने लगभग उस फाइल के पीछे लगा रहा। सर्वप्रथम उसी समय मैंने RTI का प्रयोग किया। 2005 में RTI का गठन हुआ था और 2007 में लाइन पड़ी और लगभग 2010 के आसपास मैंने जब विभागों को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को RTI वगैरह लगाना शुरू किया और जानकारी इकट्ठी करी और जल बोर्ड वगैरह में भी लगाया RTI का प्रयोग करके, जब मुझे जानकारी मिली कि जो लाल डोरा में पिछले 20 वर्षों से रह रहा है, उसको लाल डोरा में डेवलपमेंट चार्ज में छूट मिलती है, उस पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है। उसकी कॉपी मैंने जल बोर्ड में जमा कराई। जल बोर्ड के अधिकारियों ने जब कहा कि आप लाल डोरा में रहते हैं, इसका प्रमाण दीजिए, फिर एक और समस्या खड़ी होगी। मैंने लाल डोरा के लिए SDM के अप्लाई किया, लेकिन वहां से कोई खास मदद नहीं मिल पाई। और चूंकि सभापुर गांव का जो लाल डोरा है वो खसर नंबर 498 लगता है और ये मैंने RTI से फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूछा कि सभापुर गांव का खसरा नंबर जो लाल डोरा में पड़ते हैं वो और उसका नक्शा दिया जाए। उन लोगों ने मुझे RTI में जवाब दिया कि खसरा नंबर 498 2 खसरा नंबर होते, एक चौहानपट्टी का था और एक हमारे गांव का सभापुर का था। वो खसरा नंबर उन्होंने मुझे दिए और नक्शा दिया। जब मुझे पता चला कि खसरा नंबर 498 सभापुर गांव का है,
तो मैंने देखा कि हमारे बिजली के बिल जो सरकारी बिल थे उनमें भी खसरा नंबर 498 लिखा हुआ था, जिससे ये प्रमाणित हो गया कि मैं खसरा नंबर 498 में रहता हूँ, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। जल बोर्ड में मैंने सभी पेपर दिए और लगभग 8 महीने इस फाइल के पीछे मुझे लगा। और लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा जयप्रकाश अग्रवाल जी का बीच में अधिकारियों को कह करके सहयोग रहा और सबसे पहले सभापुर गांव में मेरे ही नाम की फाइल पास हो गई। चूंकि 20 साल का प्रमाण लाल डोरा का ये बनता है कि मैं पुश्तैनी गांव था, मेरे बाप दादा सभी वहां रहे थे, हमारे बैंक में अकाउंट भी पापा का था, पापा गांव में पढ़े थे, सभी रिकॉर्ड थे हमारे पास और वो फाइल मेरे पास हो गई। फिर जल बोर्ड वालों को एक बहाना मिला, उन्होंने कहा सुनील जी एक मात्र तुम्हारे फाइल पास हुई है, एक बंदे के लिए हम पानी का प्रेशर नहीं छोड़ सकते। तो उमेश जी मैं आपको बताऊं, मैंने पूरे गांव में घूम घूम करके जिन लोगों के पेपर थे उपयोग में, जो पेपर आए जो सफिशिएंट पेपर थे, सभी की मैंने खुद ने भाग दौड़ करके लगभग 25-30 फाइलें मैंने खुद ने अपने हाथ से तैयार की, सारी जल बोर्ड में लगाई, सारी पास कराई। और जब अधिकारियों ने आकर के गांव में मेरे यहाँ पर सबसे पहले मेरी गांव में टूटी का उनको उद्घाटन किया, जयप्रकाश अग्रवाल जी उद्घाटन में आए थे, सारे अधिकारी आए और उन्होंने वहाँ पानी की लाइन का चालू करा। जयप्रकाश अग्रवाल जी का आने का मकसद ये था, सिर्फ हमने उनसे आग्रह किया, एक तो उन्होंने हमारी मदद की थी, दूसरा ये था कि अगर अधिकारी लोग हमारा क्षेत्र का सांसद उद्घाटन करने आता है तो अधिकारी भी प्रायोरिटी पे काम करते हैं और अच्छे से काम करते हैं, तो उन पर दबाव बना रहता है। इस वजह से हमने पॉलिटिकल लोगों को बुलाया और वहां पर आखिरकार उसमें आपको सफलता मिली। बहुत अच्छी सफलता, सबसे पहली सफलता। एक कार्य आपका रहा जो मेरी नजरों में बहुत, और मैंने भी उस स्टोरी को बहुत अच्छा कवर किया, सोनिया विहार में कबाड़ी मार्केट को लेकर जो आपने कार्य किया वो काफी चर्चित चेहरा रहा आपका। और मेरे पास मैं काफी जगह गया, उसको स्टोरी भी कवर की, एसडीएम में कई जगह छापेमारी भी की, गोदाम भी कई जगह सील हुए। अब इस समय पता है कि वो शायद गोदाम फिर से डीसील कर दिए गए, किस तरह से क्या है उसके बारे में बताइए कि कबाड़ी मार्केट में किस तरह से आपने काम किया और क्या उसकी प्रक्रिया रही, वो सब थोड़ा सा बताइए। उमेश जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब सभापुर गांव के आसपास कॉलोनियां नहीं थी और सभापुर का गांव के आसपास जब हम थोड़ा बहुत खेलने, क्रिकेट खेलने, कबड्डी खेलने गांव के बाहर जाते थे, तो मैं जब देखता था लगभग आज से 20 साल पहले ये कबाड़ियों ने वहां पर थोड़ा थोड़ा आना शुरू किया था। जब हम बच्चे थे हमें जानकारी भी नहीं थी, हमें लग रहा था किसी ने प्लॉट लिया, कोई अपना काम धंधा करने के लिए आए हैं। पर लेकिन आज वर्तमान में स्थिति ये है कि ये सैकड़ों की संख्या में वहां जम चुके हैं। और सबसे बड़ा वहां जो प्रदूषण का जो इफेक्ट रहा सभापुर गांव में, सभापुर गांव के बिल्कुल पास में और सोनिया विहार के और सभापुर गांव में जितनी भी जगह बची है खाली, उसमें इधर तो सोनिया विहार से टच, उधर सभापुर गांव से टच, दोनों एरिया इससे प्रभावित थे। और ये लोग क्या करते थे, वहां पर अगर कहीं से लोहा लाते थे, स्क्रैप के कबाड़ी के गोदाम है इनके, लोहा कहीं से लाते थे और रात को उसको गैस कटर से प्रयोग करके काटते थे, जिससे प्रदूषण होता था। लोहा फेंकते थे तो नॉइज पोल्यूशन होता था, उसको गैस कटर से काटते थे, एयर पोल्यूशन होता था। ये कहीं से बिजली के तार लाते थे, उसके तार को प्लास्टिक को उतार देते थे। उतारने का इनका सबसे आसान तरीका था उसको आग लगाते थे, प्लास्टिक जल जाती थी और इनको तांबा और जो तार मिल जाता था। उसका दुष्प्रभाव ये था कि सभापुर गांव की तरफ और सोनिया विहार की भी तरफ, जिस तरफ की हवा चलती थी वहां पूरा प्रदूषण वहां पर जाता था। तो उमेश जी मैंने इस पे स्टडी करी, मेरे गांव में भी करीब करीब मैंने देखा कि 8 से 10 लोग जो है, लगभग 10 लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित थे। और लगभग एक 22 साल का लड़का, तो वो हमारे ही परिवार से था, बड़ा मजबूत हष्ट-पुष्ट लड़का था, 22 साल का लड़का, उसकी मौत कैंसर से होगी। तो ये कैंसर का कारण बन रहा था और बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ता जा रहा था। मैंने जब इनसे शुरुआत की, इनको कई बार मैंने अपील की और मिल करके उनसे फोन पे भी बात करके मैंने कहा कि आप लोग यहाँ पर प्रदूषण कर रहे हैं, कृपया करके प्रदूषण ना करें, हम लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। ठीक है आप अपना रोजगार कर रहे हैं और लोगों को भी रोजगार मिलता है, पर लेकिन हम लोगों को बड़ी तकलीफ है, यहाँ पर प्रदूषण और यहाँ पर महामारी फैलने का खतरा है। तो इन लोगों ने मेरी बात को अनसुना कर दिया, यहाँ तक कि कई बार मुझसे ऊंची आवाज में बात की, मुझे धमकाने का इन्होंने प्रयास किया। तो लगभग उमेश जी मैंने 2019 में ठान लिया फिर कि मैंने कहा अब ये लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी और इनको यहाँ से निकालना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ये सारे लोग अवैध है। मैंने प्रथम इनको कंप्लेंट मैंने हर जगह की, मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डीएम को भी, एसडीएम को भी, डीपीसीसी में दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी में भी, एमसीडी में भी, सभी जगह जो संबंधित अथॉरिटीज है, यहाँ तक कि पुलिस को भी मैंने इनकी शिकायतें की, पर लेकिन कहीं से भी मुझे कामयाबी हासिल नहीं मिली। अंततः मुझे फिर एनजीटी जाना पड़ा और एनजीटी में मैंने इनके खिलाफ एक याचिका लगाई, जिसमें एनजीटी में 2019 में ही आदेश हुआ कि यहाँ गवर्नमेंट को नोटिस किया गया संबंधित विभागों को और इन पे
एक्शन लेने की बात की गई। उमेश जी, मेरी हेयरिंग की सुनवाई हो गई, इनको नोटिस हो गया, विभागों में कार्यवाही करनी शुरू की, लेकिन चूंकि कुछ स्टेटों में एनजीटी बंद हो चुकी थी तो वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली की जो एनजीटी है मुख्य, वो अदर स्टेटों की सुनवाई भी करती थी। तो इस बार इसलिए मेरी हेयरिंग जो अगली मिली थी 2-3 बार डिले भी हुई, लेकिन काफी लंबे समय के बाद यहाँ मेरे जब वहाँ पर हेयरिंग हुई तो दूसरी हेयरिंग में ही इन लोगों सभी विभागों ने, चाहे वो दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी रहा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट रहा या एमसीडी, सब साझा जो इन्होंने कार्रवाई की, वहां पर इन्होंने आंकड़े बताए कि हमने 154 कबाड़ के गोदाम चिन्हित किए जिनमें वाकई में प्रदूषण होता था, और इन्होंने बताया कि हमने 20 गोदामों को सील कर दिया है। ये एनजीटी के यहाँ इन्होंने जवाब दाखिल किया था, इन्होंने एफिडेविट दिया था कि 20 गोदामों को हमने सील कर दिया है और सभी गोदाम खाली हो गए हैं। तो एनजीटी ने उस वक्त मेरी अपील को ये कहकर के डिस्पोज ऑफ कर दिया कि ये सभी विभाग आगे से मॉनिटरिंग रखेंगे कि ये दोबारा से कबाड़ के गोदाम या प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयां नहीं चलेंगी। लेकिन मैं तो मानता हूं कि विभागों से तालमेल इन लोगों ने बैठा लिया और लगभग 3 से 4 महीने के बाद ही जो खाली करके गोदाम गए थे मात्र दिखावे के लिए गए थे, उन लोगों ने दोबारा से वो इंस्टॉल कर दिए हैं, वो सभी कबाड़ के गोदाम या प्रदूषण फैलाने वाली चालू है, संचालित कर दिए हैं उन्होंने। और ये सभी डिपार्टमेंटों को मालूम भी है, क्योंकि मैंने ट्विटर के माध्यम से कई बार विभागों को सूचित भी किया है। यहाँ तक कि डीपीसीसी के एक अधिकारी है सुनील जी, उनको मैंने अभी 8 दिन पहले वहां पर आग जलते हुए उसको रिकॉर्ड किया, उसको मैंने व्हाट्सएप पे भी भेजा, संबंधित सभी विभागों को भेजा, पर लेकिन पूरा तालमेल का पूरा इन लोगों की सहमति से सब चल रहा है विभागों की, वो दोबारा से चल गए हैं। और यहाँ तक कि जो सीलिंग के गए थे गोदाम, वो उनकी सील भी तोड़ दी गई है, और मैं मानता हूँ अवैध रूप से तोड़ दी गई है, क्योंकि पूर्व में मैंने एक आरटीआई लगा करके फिर पूछा था, यानी ऑफिशियल तरीके से डीसील नहीं कराई गई है, ऑफिशियल वो इन्होंने अपने मर्जी से हाँ सील को तोड़ दिया है। क्योंकि मैंने आरटीआई से पता किया था कि क्या किसी उसकी कंप्लेंट नहीं कराई आपने? नहीं, उसके आज एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से मेरी फाइलें मेरे ऑफिस में बंद थी, मैं वहाँ नहीं जा पा रहा था। आज मैं सारी फाइलें निकाल कर आया हूँ, बल्कि मेरी गाड़ी में भी रखी हैं, मैं विभागों को उसके लिए सूचित करूंगा। पर चूंकि मेरी अभी भी कोर्ट में लड़ाई है, क्योंकि मैंने दोबारा से इसको कोर्ट में लगा दिया है। सुनील जी, मैंने सुना है कि सुनील जी इस जो आपने ये काम किया, इसमें कुछ रेत के भी आपने कुछ काम किए हैं, उसके लिए आपको धमकियां भी मिली हैं, कुछ ऐसा सुनने में आया था? किस चीज के काम किए? जैसे रेत का काम हो गया या अच्छा, कबाड़ी अच्छा। मार्केट से संबंधित जो आपने एनजीटी वगैरह को जो सूचनाएं दी, इसको लेके आपको कुछ धमकियां भी मिली? हाँ, धमकियां मिली मुझे, जब मैंने एनजीटी में लगाया था कबाड़ी के गोदामों के खिलाफ, जब भी मुझे धमकियां मिली, क्योंकि बहुत बड़ा इनको कारोबार है और 2 नंबर के भी इनके काम है, तो बहुत मोटी कमाई करते हैं। कई लोगों ने मुझे प्रत्यक्ष रूप से मेरे पास खबर पहुंचाई कि तुम यहाँ से निकल करके रोड से कुश्ते से दिल्ली जाते हो तो कबाड़ के जो ट्रक हैं वो टक्कर मार के तुम्हें कुश्ते से नीचे फेंक दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। लेकिन मैं नहीं डरा। उसके बाद जो तुम रेत वाली बात कर रहे हो, यमुना नदी में अवैध खनन लेकर के वजीराबाद से और यूपी का गांव पचारा पड़ता है, यहाँ तक तो मैंने स्टडी करी है। यहाँ पर लगभग 10 जगह रेत अवैध खनन का काम यहाँ पर होता है, और उसके लिए मैंने लगातार, चाहे उत्तर प्रदेश की सीमा हो या दिल्ली की सीमा हो, संबंधित विभागों को शिकायतें भी की हैं और खनन बंद भी कराया है, और उसके लिए भी मुझे धमकियां मिली हैं, जिसके लिए मैंने लिखित में सोने विभाग के एसएचओ को लिखित में शिकायत भी दी है। और एसएचओ साहब ने उसमें मेरी, मैं नहीं कहूँगा मदद नहीं की, उसमें मेरी मदद भी की है। और ये एसएचओ साहब ने कहा कि सुनील जी आप किसी का इंडिविजुअल नाम बताए कि किसने आपको धमकी दी है, तो मैंने उनको बताया प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिली है, किसी तीसरे बंदे ने बताया कि तुम्हें हानि हो सकती है, वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस तरह की धमकियां मुझे खूब मिली है, पर लेकिन मैंने अपना जो भी ईमानदारी से काम करने का था, समाज सेवा था, या जो गोरख धंधे या होते हैं वो पर रोक लगाने का प्रयास जब भी जारी था, आज भी जारी है और भविष्य में भी जारी रहेगा। सुनिए, अगर ट्विटर की बात करें तो ट्विटर आप बहुत अच्छा फॉलो करते हैं, और आप जो आपके मैं देखता हूँ, मैं भी आपको फॉलो करता हूँ कि ट्विटर पर आप किस तरह की खबरें डालते हैं और किस तरह का आप सूचनाएं एरिया के बारे में लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, करते भी। लेकिन अभी हाल ही में मुझे जिस तरह से मैं कल देख रहा था कि आपको एक जगह से ब्लॉक कर दिया, फिर दूसरी जगह से ब्लॉक कर दिया, ये क्या था? ट्विटर पर ब्लॉक करने का मामला क्या है? देखिए, ब्लॉक करना एक ऑप्शन तो ट्विटर में होता ही है कि किसी को ब्लॉक कर दिया जाए, पर ब्लॉक करने का मकसद जब होता है कि मैं जो आवाज उठा रहा हूं, ना तो मेरी आवाज अगला सुन पाए और ना ही उसकी आवाज को मैं सुन पाऊं, यानी कि ना तो वो मुझे देख सके ना मैं उसको देख सकूं। आपने किन आपको ट्विटर पे किस ने ब्लॉक किया और किन मुद्दों पर ब्लॉक किया? एक तो मुझे 1 साल पहले जब हमारे डीसीपी अतुल ठाकुर जी हुआ करते थे, उस समय मुझे उन्होंने ब्लॉक किया था। उसमें मुद्दा यह रहा था कि हमारे खजूरी चौक है, खजूरी चौक पे जाम और अतिक्रमण की जो
स्थिति थी वो हम ज्यादातर देख रहे थे पुलिस के माध्यम से। अवैध बाजार को लेकर हाँ। ऑलरेडी पटरी हो, वो ज्यादातर पुलिस के माध्यम से हो रही थी। ऑटो थे, ऑटो में बिना ड्रेस के ड्राइवर चलाना, बहुत सारे लोगों को भरना, तेज आवाज में चलाना, अवैध पार्किंग करना, इस तरह के धंधे थे। तो हमारा एक ट्विटर का ग्रुप या सोशल लोगों का ग्रुप है, हमने ट्विटर पे ट्रेंड चलाया था और लगभग बार ट्रेंड हम चलाते रहते थे। तो उसमें ट्रेंड का मतलब ये होता है कि हम सभी एक ही मुद्दे में उस दिन लिखेंगे और निष्पक्षता से लिखेंगे। तो उमेश जी, मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने लिखा, पर लेकिन ब्लॉक मुझको गया और उसका मुख्य कारण ये रहा होगा कि मैंने तो निष्पक्षता से और साफ साफ जो वहां की तस्वीरें थी वो खींच करके पोस्ट की और साफ साफ लिखा। मैंने ये नहीं देखा मैं डीसीपी को लिख रहा हूँ, आईपीएस को लिख रहा हूँ, किसको लिख रहा हूँ, सच्चाई मैंने लिखी। क्योंकि मैं बार लिख रहा था तो मेरा नोटिफिकेशन डीसीपी को जाना था। डीसीपी साहब ने देखा होगा कि खरा लिख रहा है, उनको चुभ रही होंगी मेरी बातें, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। लेकिन उसके लिए फिर मैंने कुछ समय बाद मैं गृह मंत्रालय को आरटीआई भी लगाई कि अगर डीसीपी का सरकारी हैंडल है तो मुझे ब्लॉक कैसे कर सकते हैं, या मैंने ये भी पूछा कितने लोगों को अब तक ब्लॉक किया गया है। और उस दिन भी हमने एक ट्रेंड चलाया, मैंने दिल्ली के सारे डीसीपी को टैग किया, सीपी को टैग किया, एलजी को टैग किया और साथियों की मदद से ट्रेंड चलाया कि जनतंत्र में जन की आवाज को तंत्र द्वारा इस तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है तो कहेगा जनतंत्र हमारे। हाल ही में विधायक जी से मोहन सिंह बिष्ट जी का मामला जिस तरह से उन्होंने ब्लॉक किया, वो किस वजह से आपको ब्लॉक किया? देखिए वो तो किस वजह से उन्होंने ब्लॉक किया वो तो विधायक जी बता पाएंगे, पर सच्चाई ऐसा कुछ लिखा था क्या आपने, क्या लिखा था, किसकी वजह से ब्लॉक? मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी विधायक जी को लगभग बने मुझे लग रहा है 6 महीने भी नहीं हुए हैं और बीच में लॉकडाउन भी था तो हम भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो क्षेत्र की समस्या हमें पता नहीं थी। पर जैसे ही लॉकडाउन खुला हमने निकलना शुरू किया और सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतें जो मिलनी शुरू हुई, क्योंकि सोशल वर्क कर रहे हैं तो आवाज उठाना बनता है, और जब दिख रहा है कहीं कुछ गलत है तो वो भी आवाज उठाना बनता है। तो 2-3 सड़कों के माध्यम सड़कें जो खराब थी, 2-3 ट्वीट मैंने इस तरह के किए। मैंने कहा विधायक जी आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ये सड़कों का फंड चुनाव से पहले भी आ चुका है और काम जारी था, वो बंद पड़े हैं, तो आपसे अनुरोध है अपनी इच्छा शक्ति दिखाए और काम कराए। मुझे तो याद इतना है कि मैंने तो इतना कहा, जब हमारे विधायक जी हैं तो इतना ही नहीं, क्षेत्र की जितनी भी समस्या वो बताई जाएगी और भी नई नई समस्याएं वो बताई जाएंगी, विकास कार्य को लिए तो कहा जाएगा। मैं नहीं कहूंगा आप जैसे भाई कहेंगे और बहुत सारे भाई होंगे, हम दूसरी आईडी बनाएंगे, विधायक होने के नाते बिल्कुल कहा जाएगा। लेकिन सुनील जी एक बात मैं पूछना चाहूंगा, जिस तरह से कि आप अभी आम आदमी पहले कांग्रेस में आपने काम किया, कांग्रेस के बाद आप आम आदमी पार्टी में आप आ चुके हैं, आप इस समय पद है या नहीं मुझे पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि आम आदमी पार्टी में बाकायदा आपने ज्वाइनिंग ली है। तो इस समय सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना चलाई है केजरीवाल जी ने, उसके तहत भी आप लोगों को लाभान्वित करवा सकते हैं, उसके बारे में विचार किया? हाँ, वो चुनाव से पहले जो काम चल रहे थे वो अभी भी वर्तमान में चल रहे हैं। जो बंद है उनके लिए हमने अपने जनप्रतिनिधि को कहा कि आप सरकार में ये बातें हमारे पहुंचाएं। चूंकि आम आदमी पार्टी में मैं आया हूं और मैं कोई पदाधिकारी अभी नहीं हूं, ना ही मेरा इतना ज्यादा वजन है, बहुत थोड़ा सा मैं मुझे आदमी में आते हुए हुआ है, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते ही हमने अपनी उनको बात पहुंचाई थी, वरना और कोई ऐसा मकसद नहीं था। और वो बातें मैंने उनको बताई है, सिर्फ जिनका फंड हो चुका है वहां पर उनको काम कराने के अधिकारियों को निर्देश देने की आवश्यकता है, ये उनको काम मैंने बताई है। मुख्यमंत्री के द्वारा जो सड़कें बन रही थी वो लगभग अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ काम चल रहे हैं। जिस तरह से मैं आपसे जो भी हमने क्वेश्चन किया आपने अच्छी तरीके से उसका जवाब दिया। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, क्या अगर आप इस तरह से सोशल वर्किंग करते रहेंगे और उसमें आपको जो धमकियां मिल रही हैं, क्या आप उससे डरते हैं? नहीं, कोई मतलब ही नहीं। अगर डरता तो मैंने पुश्ते पे ट्रक बंद कराए थे, उसके लिए भी मैं हाई कोर्ट गया था, बैरियर लगे, और जब बंद कर देता मैं और धमकियों से डरता तो तब डर जाता। उसके बाद कबाड़ियों के गोदाम बंद कराए तो मुझे धमकियां मिली, रेत वाले मामले में तो धमकियां मिली। यहाँ तक कि मैं छोटा सा संक्षिप्त में आप इजाजत दे तो बता दूं कि ट्रक जो बंद कराए थे वो खजूरी पुस्ता रोड से चलते थे और यूपी से आते थे, सैकड़ों ट्रक रोजाना आते, सैकड़ों के बल्कि हजारों आते थे, मैं तो मानता हूँ। और वहां पर मैंने स्टडी करी, वहां पर उमेश जी बताऊं, मैंने देखा कि ग्रीन टैक्स की चोरी होती थी, जो टोल टैक्स होती थी वहीं पुलिसों की होती थी, 5,80,000 रुपए रोजाना की चोरी होती थी, तो महीने को करोड़ों बैठता है। मैंने उसके शिकायतें ज्यादातर पुलिस विभाग में की, क्योंकि यातायात पुलिस होती है, डीसीपी लोकल पुलिस देखती है, वहां पर मैंने पूरे प्रयास किया, लेकिन क्योंकि 5,80,000 रुपए रोज का लगभग 6 लाख और साल का करोड़ों रुपया, तो मेरी शिकायत तो आप साधारण आदमी की सुनी नहीं जाती थी। मैंने हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट पूरे 1 साल केस लड़ा और वहां पर बैरियर लगे, मुझे धमकियां भी मिली, जान से मारने की धमकियां मिली, यूपी तक की धमकियां मुझको आई, क्योंकि यूपी से ट्रक निकलते थे। उसके बाद मुझे प्रलोभन भी दी गए, मुझे मंथली पैसे देने की भी बात रखी गई, मुझे लालच भी दिया गया
लेकिन मैंने कोर्ट में पूरा अपना केस लड़ा, अंततः वहां बैरियर लगवा दिया, ना तो किसी की धमकी से डरा और ना ही किसी से का पैसा एक लिया, ना किसी की बात सुनी। जो मेरे मन में था मैंने वो किया। और आप जैसे साधारण बंधु या आप जैसे समाज के लोग आज मुझे यूं भी कहते हैं कि सुनील जी आपने बहुत अच्छा काम करा, उस दिन मेरी छाती चौड़ी जाती है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। वो पैसे मुझे खुशी नहीं दे सकते थे, मुझे कोई खुशी नहीं मिल सकती थी जो आज मेरे क्षेत्र के लोग ये कहते हैं कि आपने प्रदूषण, आपने जहां को खत्म करा दिया, अवैध काम को खत्म करा दिया। एक लास्ट क्वेश्चन, सुनील जी, इस समय आप करावल नगर विधानसभा में सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या मानते हैं? देखिए, करावल नगर विधानसभा की प्रॉब्लम तो बहुत सारी, करावल नगर विधानसभा में समस्या तो अंबार है। अब मेजर तो सबसे बड़ी यही है, तो ये पोल्यूशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये है करावल नगर विधानसभा में जगह जगह में देख रहा हूँ कि सीवर पड़ चुके हैं, सीवर चालू आज तक नहीं हुए हैं। करावल नगर विधानसभा में कोई भी बड़ा अच्छा सा हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पर करावल नगर विधानसभा में खजूरी मेन चौराया है, ये सबसे बड़ी, दिल्ली सरकार ने ये सिग्नेचर भी तैयार कर दिया है, जहाँ खत्म हो गया वजीराबाद का, लेकिन खजूरी का जाम ऐसा कैसा ही है। आज तक हमारे यहाँ पर कोई पार्क नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, तो समस्या को तो हम आ रहे हैं। समस्या के लिए तो मुझे लग रहा है मेरा जीवन भी पूरा निकल जाएगा, और साथ ही आप जैसे लग रहे हैं समस्याएं बहुत सारी हैं, पूरी करने के लिए तो लड़ना ही, लगातार लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से सुनील जी ने हमारे सवालों का जवाब दिया और क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। ऐसे किसी फिर मोड़ पर किसी और शख्स के साथ हम नई समस्याओं को लेकर आएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहिए TV 29 न्यूज।